हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज हम लास्ट प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं और ये प्रकाशित किया गया है एग्जामपुर के द्वारा बाय विवेक सर के द्वारा। और इससे पहले 1 से 24 तक प्रैक्टिस सेट में टोटल करा चुकी हूँ। इसके बाद मैं टॉपिक वाइज करवाने वाली हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसके बाद मैं टॉपिक वाइज जो भी करवाऊंगी ये भी एग्जामपुर बाय विवेक सर के द्वारा प्रकाशित किए गए, जिसमें 2500 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, इसके बाद और साथ ही साथ आप लोगों का RWA का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट टोटल हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसमें भी ये RWA के द्वारा प्रकाशित किया गया रोजगार विद अंकित बाय अंकित भाटी सर के द्वारा। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का पहला क्वेश्चन क्या है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, हमारा इसमें क्वेश्चन है कि आधुनिक अवध सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया। ध्यान रखिएगा, तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया। और ध्यान रखिएगा, सारे के सारे आंसर ही मैं आंसर की से मैच करके ही लाई हूं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। अगला है कि समुद्र की गहराई मापने की का यंत्र का क्या नाम होता है। तो समुद्र की गहराई हम फेरोमीटर से मापते हैं। अगला है कि वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। अगला है कि अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो ध्यान रखिएगा, उसमें प्रयोग गैस की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 होती हैं। अगला है कि विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत क्या है, जिससे विटामिन सी हमें मिल सके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आंवला में मिलता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे दिया है कि कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑक्सैलिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला, खाना पकाते समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सी विटामिन नष्ट होती है। तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है। अगला है कि विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में, यानी कि 57 BC में। अगला है कि प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा, महाबोधि प्रसिद्ध मंदिर ये बोधगया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो ये किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला है कि सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती जी हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला है कि चौरा चौरी कांड, इसमें ध्यान रखिएगा, चोरा चोरी लिख दिया है तो चौरा चौरी कांड है। के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया गया। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। अगला कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसमें टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला है कि राज्य का पदेन सभापति कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो पंचायती राज को सबसे पहले भारत के राजस्थान ने अपनाया था। ओके, अगला है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो आपातकालीन का मतलब ये प्रावधान जर्मनी से हमारे देश में लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। अगला है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में पीएम गति शक्ति के तहत लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य दोहराया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ए यानी 8%। अगला है कि प्रोफेसर हेरोल्ड के अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था क्या है। ध्यान रखिएगा, स्थिर अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पाद की दरें स्थिर हो। अगला है कि वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में कौन सा क्षेत्र 2025-26 में शीर्ष पर था। ध्यान रखिएगा, सेवा क्षेत्र था। अगला है कि बजट 2026-27 के अनुसार सकल कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किस कर का अनुमानित है। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर सी है, GST का। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक गतिविधि माना जाता है। तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि मानते हैं हम कृषि को। अगला है कि अम्बुबाची मेला, जिसे पूर्वोत्तर का महाकुंभ कहा जाता है, किस मंदिर में आयोजित होता है। तो अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम में लगता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कलारीपट्टम कला क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये है प्राचीन युद्ध से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि संगाई महोत्सव में प्रदर्शित होने वाला थांगटा नृत्य किस राज्य की विशिष्ट पहचान है। तो थांगटा मणिपुर की विशिष्ट पहचान है। अगला है श्री अन्न के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करने हेतु किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, IIMR हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि जनगणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में औसत जोत का आकार कितना रहा है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर सी है, यानी कि 1.08 हेक्टेयर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 2026 को विस्तार दिया है। तो ध्यान रखिएगा, UAE के साथ। अगला क्वेश्चन है कि ONDC की पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य ध्यान रखिएगा, ई-कॉमर्स बाजार का लोकतांत्रिकरण और छोटे व्यापारियों को जोड़ना था। अगला है कि भारत की जनसांख्यिकीय लभांश की स्थिति किस
वर्ष तक अपने चरम पर रहने का अनुमान है, तो ध्यान रखिएगा 2041 तक। अगला है कि उत्तर प्रदेश में किस शहर को हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत कचरा मुक्त शहर की 7 स्टार रेटिंग के लिए नामांकित किया गया है? ध्यान रखिएगा लखनऊ को। अगला है कि जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जैविक विविधता को ध्यान रखिएगा 2002 में पारित किया गया था। अगला है कि समानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो एक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो समानपुर पक्षी अभ्यारण्य ध्यान रखिएगा हमारे यूपी के मैनपुरी में। अगला है कि नगरीकरण के कारण बढ़ती भीड़ भाड़ और दंगों जैसी आपातकालीन स्थिति में होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त होता है? ध्यान रखिएगा बी कट जाएगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है वो क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा उसे हम एक अर्थ जगह लावा कहते हैं। अगला है कि 2026 में किस पूर्व केरल मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा वी.एस. अच्युतानंद को। अगला क्वेश्चन है कि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच होकर कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान रखिएगा नर्मदा बहती है। अगला है कि दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई के सर्वाधिक प्रचलन का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? तो इसका मुख्य भौगोलिक कारण है कठोर चट्टानी संरचना के कारण भूजल का रिसाव कम हो जाता है और कुएं खोदना कठिन हो जाता है। अगला है भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु की अवस्थिति के लिए सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर सी है कुशल मानव संसाधन और अनुकूल जलवायु है। अगला है कि पूर्वी समर्पित माल गलियारा मुख्य रूप से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो माल गलियारा किन दो स्थानों को जोड़ता है? देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लुधियाना पंजाब से लेकर के दानपुरी पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। अगला है कि सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? ध्यान रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले की श्रेणी मुख्य रूप से कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा बिटुमिन पाई जाती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के उन जिलों और युग्मों की पहचान करें जहाँ लकड़ी नक्काशी और लकड़ी के सामान को ओडी के रूप में चुना गया है जो वहाँ की हिमालयी तराई वन संसाधनों पर आधारित है। ध्यान रखिएगा सहारनपुर और बिजनौर में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को। अगला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अल्लाह गायन की परंपरा प्रसिद्ध जो कि वीरता और शौर्य की गाथाओं पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा यानी कि बुंदेलखंड है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति में दीपावली के त्योहार को किस रूप में मनाने की अनूठी परंपरा है? ध्यान रखिएगा वे इसे शोक के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी उत्तर के त्यागी और जाट समुदायों में प्रचलित भात की रस्म की क्या महत्वपूर्णता है? तो ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि विवाह के अवसर पर मामा द्वारा उपहार लाना भात की परंपरा कहते हैं। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलिंजर मेला आयोजित किया जाता है? रखिएगा यूपी में हमारे कलिंजर मेला बांदा में लगता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला उसका जिला गलत सुमेलित है यानी कि वहाँ पे नहीं लगता, तो गलत को पहचानना तो डी हमारा गलत होगा। ठीक है, बाकी सभी परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है, कबीर मेला मगहर में लगता है, खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है, लेकिन गलत पूछा तो गलत हमारा डी हो जाएगा। अगला कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंपिल उत्सव आयोजित किया जाता है जो हिंदू और जैन धर्म की साझी संस्कृति का प्रतीक है? तो कंपिल ध्यान रखिएगा फर्रुखाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के उस एथलीट का नाम बताएं जिसने स्टीपल चेंज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया? तो ध्यान रखिएगा वे थे पारुल चौधरी जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा FRBM एक्ट लागू है यानी कि यूपी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लागू है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की उस विशेष इकाई का क्या नाम है जो केवल महिलाओं को सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए पिंक बूथ और पिंक पेट्रोल का संचालन करती है? तो उसका नाम मिशन शक्ति और वुमेन पावर लाइन है और 1090 है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र को असम क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है केंद्र सरकार या संबंधित राज्यपाल के पास। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सी विजिल सागर कवच अभ्यास मुख्य रूप से किस प्रकार की सुविधा से संबंधित है? ध्यान रखिएगा ये तटीय सुरक्षा से। अगला है कि पोगास जो हाल ही में आंतरिक सुरक्षा और निजता के मुद्दों के कारण खबरों में रहा, ये क्या है? ध्यान रखिएगा एक नया आतंकी संगठन है। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा इसमें हमारा बी करेक्ट होगा, ये एक जासूस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे। क्या है? पोगास। ठीक है, जासूस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला दिया है कि भारत और मालदीव के बीच कौन सी समुद्री चैनल भौगोलिक सीमा का निर्धारण करती है? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि आर्टिलरी चैनल। अगला है कि सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना किन दो देश के बीच एक प्रस्तावित बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है? तो ये है भारत और नेपाल के बीच। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय लंदन में। अगला है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कौन सा प्रति सूचकांक जारी किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा भ्रष्टाचार धारा सूचकांक।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वाड समूह में भारत के साथ अन्य 3 देश कौन शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा इसमें 3 अन्य देश डी करेक्ट अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाने वाले भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ध्यान रखिएगा ये प्रदान किया जाता है CSIR के द्वारा। अगला है कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें अंतर पूछा गया है। तो ये बुकर अंग्रेजी में लिखे गए मूल उपन्यासों के लिए होता है, जबकि इंटरनेशनल बुकर अनुवादित कृतियों के लिए दिया जाता है। ओके, अगला है कि अफ्रीकी संघ का मुख्यालय किस देश की राजधानी अदीस अबाबा में स्थित है? तो ये स्थित है, ध्यान रखिएगा, इथियोपिया में। अगला है कि रेड किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो रेड ध्यान रखिएगा ये आधिकारिक मुद्रा है दक्षिण अफ्रीका की। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो इसे हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो CPU को। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सुरक्षित डिजिटल लेनदेन और डेटा सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की डॉक्टर अमृतलाल ई साइकिल सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन वन में भी करेक्ट हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ई साइकिल खरीदने हेतु अनुदान देना। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट के माध्यम के लिए कितनी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है? कितनी ब्याज? 2%। अगला क्वेश्चन है कि मिशन निरामया का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के सुधार से है? ध्यान रखिएगा इसका संबंध नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता से है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ गहरी जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित यमुना के मैदानी भाग ढाल किस प्रकार की ओर है? ध्यान रखिएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। अगला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सामर्थ्य योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस है महिला सहायता एवं समूहों के उत्पाद बाजार और ब्रांडिंग उपलब्ध कराना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा ओडिशा नहीं करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कोल जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो ध्यान रखिएगा कोल जनजाति मुख्य रूप से ये प्रयागराज, चित्रकूट और सोनभद्र में निवास करती हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ग्लोबल हब फॉर IT और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स ऑफ इंडिया के केंद्र के रूप में आत्मनिर्भर भारत को गति दे रहा है? तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, नोएडा को। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य हमारे यूपी के साथ? ध्यान रखिएगा बी कर जाएगा मध्य प्रदेश। अगला भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा ध्यान रखिएगा ये ली गई है रूस के देश से। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में संपन्न G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? तो मेजबान देश किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कर जाएगा कनाडा के द्वारा मेजबानी की गई थी। अगला है कि मदर मैरी कम्स टू मी 2025 संस्मरण की लेखिका कौन है? तो इस संस्मरण की लेखिका ध्यान रखिएगा एक करके जगह अरुंधति रॉय है। अगला प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है? तो इसके लेखक रणधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सोशल मीडिया पर डॉक्सिंग नामक शब्द का क्या अर्थ है जो सुरक्षा के लिए खतरा है? तो इसका मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी व्यक्ति को निजी जानकारी को ऑनलाइन सार्वजनिक करना। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की टेम्स नदी के किनारे कौन सा ऐतिहासिक शहर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, लंदन है। अगला क्वेश्चन है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जो और यह किसी महासागर में स्थित है? ध्यान रखिएगा एक करेक्ट हो जाएगा, न्यू गिनी है। अगला है कि बावला मंदेव जल संधि किन 2 महत्वपूर्ण जल निकायों को जोड़ती है जिसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है? तो ये जोड़ती है लाल सागर और अदम की खाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया का वह कौन सा ज्वालामुखी है जिससे 1883 का विस्फोट आधुनिक इतिहास के सबसे शक्तिशाली विस्फोट में माना जाता है जिससे दुनिया भर का तापमान गिर गया था? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कराकाटुआ को। अगला क्वेश्चन है कि हंगरी में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को स्थानीय रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे पूछताछ कहा जाता है। अगला जनवरी 2026 में भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला ATM वैन किस राज्य में लॉन्च किया गया? ध्यान रखिएगा ये लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा में। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में पेश किया गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीवन मिशन विधेयक 2025 गारंटीकृत कार्य दिवस को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ाकर 125 दिन किया गया। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा उन्नत ड्रोन क्षमताओं के साथ बनाई गई आधुनिक युद्ध बल का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा डी करेक्ट जगह भैरव है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ध्यान रखिएगा इसे बनाया गया है नर्मदा पर। अगला जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच की 26वीं वर्षगांठ बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा, दावोस में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो ये चीन को पीछे छोड़ दिया है। अगला बिहार का सूप के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? ध्यान
रखिएगा, कोसी नदी को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।